इस संगोष्ठी का दूसरा और अंतिम दिन है। कल जो हमारा अनुभव रहा वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। सामान्यतः ये समझा जाता है कि विचार गोष्ठियों में जहाँ इस तरह की गंभीर चर्चाएं होती हैं उनको सुनने या ग्रहण करने के लिए लोग नहीं होते, नाटक देखने के लिए फिर भी आ जाते हैं। लेकिन कल पूरे दिन आप में से अधिकांश लोग सवेरे 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक, एक सिर्फ ब्रेक था लंच का, उसके अतिरिक्त यहाँ रहे और इतने गंभीर विषयों पर जिन पर सामान्यतः चर्चा नहीं होती, उन विषयों पर इतनी गहन विचार विमर्श या आदान प्रदान की गुंजाइश निकली है। मैं अपने आप बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे इस रंग पर्णिकर महोत्सव में पर्णिकर जी यहाँ पधारे और हमारे बहुत पुराने मित्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के निर्देशक श्री रतन थियम, जो सामान्यतः इतने व्यस्त रहते हैं कि समय निकालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे गुरुदेव कमलेश दत्त जी त्रिपाठी, दूसरी बार उन्होंने कृपा की है नाट्यकुलम में आकर। उनके योगदान से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं इन सभी लोगों के। ऐसे श्रेष्ठ लोग, नाट्य चिंतक हमारे बीच उषा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, और हमारी नाट्यकुलम के संस्थापक सदस्य। ये बहुत ही संयोग और विशेष बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि नाट्यकुलम के सभी संस्थापक सदस्य इस मौके पर यहाँ उपस्थित। अशोक जी, जो विदेश में किसी कारणवश जाना पड़ा, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा गए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग इनॉग्रेल स्पीच के ज़रिए। और हबीब साहब जो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी बेटी नगीन ने आकर उस अभाव की पूर्ति की। इस तरह सारे ही लोगों का सानिध्य में प्राप्त हुआ। दूर दूर से लोग आए इस आयोजन के लिए, ये बहुत ही गर्व की बात है। और आप लोग जितने धैर्यपूर्वक और जितने उत्साह से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है। बंधु, हमने कल कहा था कि पर्णिकर जी के नाटकों पर बहुत ज़्यादा गंभीर चर्चा होती रही है गोष्ठियों में, पुस्तकें बहुत कम हैं और बिखरी बिखरी रही। उनके नाटकों के अनुवाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, भारत भवन में, कालिदास एकेडमी में कई जगह हुए। मलयालम में और संस्कृत में तो होते ही रहे, लेकिन हिंदी के नाटकों के अनुवाद जो हुए वो भी बहुत बिखरे बिखरे थे। तो हमारे सहयोगी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स में अभी उनकी नियुक्ति हुई है एज लेक्चरर, श्री प्रमोद चौहान। वो जब हमारे पास थे तो कुछ पुरानी चीज़ें देख रहे थे मेरे पुस्तकों के कूड़े कबाड़े में, भंडार में। तो उन्हें पुराने कुछ नाटक मिले जो पर्णिकर जी के मैंने अलग अलग समय पर किए थे। एक जो सबसे पहले नाटक किया था पशु गायत्री, वो नहीं मिला, वो दिल्ली में ही रहा होगा, अभी खोजने पर नहीं मिला। 4 नाटक मिले। तो ये विचार आया कि पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हो तो बहुत अच्छा रहे। मुझे याद आया कि उदयन भाई ने एक अभी हाल ही में, मैं पूरी तरह से टच में रहा था, पर्णिकर जी के भी वो बतलाते रहे थे, तो उत्तर रामचरित भवभूति का उसकी पुनर्रचना की है। तो वो हमारे पास उपलब्ध था। एक हिंदी का नाटक पर्णिकर जी का कलिवेशम, जो शक्तिभद्र के आश्चर्य चूड़ामणि का एक अंश, वो उसके बारे में मुझे मालूम था। और एक तीसरा नाटक जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जगदीश शर्मा कालिदास एकेडमी में थे, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे, उनसे चर्चा हुई थी जिससे शुरू सबसे पहले शायद पर्णिकर जी का नाटक हिंदी में उन्होंने ही अनुदित किया था। तो ये 3 जो नाटक थे
मेरे दिमाग में, तो मैंने इन लोगों से बात की और मेरा सौभाग्य कि इन्होंने बहुत सहर्ष उसकी स्वीकृति दी। जगदीश जी की, क्योंकि वो नहीं रहे, तो उसमें संगीता जी ने हमारी बहुत मदद की और उनके परिवार से उसके प्रकाशन की अनुमति ली। इस तरह से ये 7 नाटक हमारे बीच पुस्तक के रूप में आए थे। हमारा सौभाग्य कि राजकमल प्रकाशन, और मैं भूल नहीं सकता इतने कम समय में इतने अच्छे सुंदर रूप में उन्होंने प्रकाशित किया उसे। और अशोक महेश्वरी जी, उन्होंने वादा किया था कि विमोचन के अवसर पर मैं रहना चाहूँगा। सभी ये जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और उनके बहुत ही वो एक तरह से भक्त हैं, तो बड़े गदगद थे इस बात से कि एक ऐसी पुस्तक पन्नीकर जी के नाटकों पर निकाल रहे हैं। उन्होंने दिन रात परिश्रम करके, और अभी उनके पुत्र का, वो बाहर हैं, अशोक जी के पुत्र का फ़ोन आया था कि आपका समारोह हो गया, होने वाला होगा, पुस्तकें मिली कि नहीं मिली। इतनी चिंता, सामान्य प्रकाशक इतनी चिंता नहीं करते। मैं आदरणीय पन्नीकर जी को आमंत्रित करता हूँ बुक रिलीज के लिए। काइंडली कम एंड टेक योर सीट सर। डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी, काइंडली कम टेक योर सीट। Please, Ratan here. Kindly come. Dr. K.G. Paulus and Tushar. Yeah. Kindly come. आइए बैठ, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जो आसन आपके उपयुक्त हो, स्वयं चुनाव करें। उषा जी, नहीं, मित्रों, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। हम चाहेंगे कि इसके रिलीज़ के साथ ही पन्नीकर जी, ये जो अनुवाद की प्रक्रिया रही है, ये अनुवाद नहीं है, अनुवाद शब्द गलत। नाटकों की पुनर्रचना एक भाषा से दूसरी भाषा में, उसमें जिन लोगों ने पुनर्रचना में सहयोग दिया, उनके और इनके जो आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान हुए, उनके बारे में, अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएं, तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं निवेदन करता हूँ पन्नीकर जी से पुस्तक ये वो पुस्तक है। I request Pannekar ji to kindly come and let us know about his experiences of the work, which is not translation at all, which is recreation of a very artistic work. Kindly come and we would like to know your experiences, what you, how you share with the translators or whatsoever you call it, Punarachanakar. Respected friends, translations are always dangerous. It's the right thing that he has said that it is punarrachana. If it is translation,
there are difficulties. As a writer in Malayalam once commented upon this idea of translation, that it is like opening a soda bottle. After opening it, once it is opened, if you keep it, loses its strength. So we think in the original bhasha itself, original language itself you think and then you write. It is very, very essential for any creative work concerning literature. Here this literature is very difficult literature in theatre. Theatre literature, especially drama, is to be transformed into theatre. From drama to theatre. Thea, of course, it is something to be seen, Kachakshushay, yeah. For which literary side or the written text, of course, supplies the major energy. It is logarithmic or even realistic, the text. Text is immediately, it concerns with life situation. It is directly from life that we take energy, and it has its immediate relationship with life. Then of course after that it starts, that is the springboard for further flight into the realms of theatre. Drama and theatre are different. About these 7 plays, I have written about 30-35 plays in Malayalam. Almost all of them were running parallel to my experience which I gained from producing Sanskrit plays. These plays have never been seriously discussed, except very 1 or 2, like Avanavan Kadamba, which was taken to be a masterpiece of our Sobalam Productions. That is widely discussed. Except for that, Malayali writers, literary field, never takes any serious note of what is happening in theatre, real theatre. I don't know about other parts of our country. I am not competent to say anything about my plays. There were 3 persons who helped me, with whom we had opportunity to sit together. And Bhargoji was the first. No. Sharma. Sri Sharma was the first in translating Suritha. And it was translated from Malayalam to Sanskrit and also to English. When I was working at Jain, with the Jain troupe group, Kalidasa Academy is connected with the production of Kalidasa Academy of Dutavakyam. I had occasion to sit with 2 of my friends, one Sharma and the other was Gopalakrishnan. Gopalakrishnan and Sudha Gopalakrishnan, they were very close friends. Gopalakrishnan passed away. He did Suryasthanam in English. It was published by Seagull, Calcutta. Then, that experience was very old. It was only at a time when I was also not sure about, later also it is not sure, but at least we gained a little more experience by the time I came into contact with Bhargoji. It was really writing a play
rewriting or recreating a play with the practical, the praxis of theatre right in front of us. I mean, we were experiencing the production, not the literary aspect of the production alone. Like yesterday, you were saying about Karnabharams. I did not want to interfere. It was very good. But you missed something. Suryaputra Karna. Then he looks up, Karna looks up. Suryaputra Karna. From behind the sound is heard. After a while, Sutaputra Karna. Sutaputra. It cannot be written. And he looks down. How to write it in original or in translation. This difficulty is there in writing, the writing part of theatre, which is kagu, according to Sanskrit. So these things could be taken into consideration while the play was done, taking inspiration from the practical as well as from the literary point of view. You could recreate. How far it is successful is another thing. That is to be decided while reading. Play, is it for reading or the finale of the play, it is completed only when it reaches the audience. Because there are many versions, many subtexts for a text. The text for each actor is there, each character is there. The text for man who does the lighting is there. Many texts are there. But the ultimate text is the Ananta Patha, which is with the audience, the last person in the audience. Last person means centuries afterwards. People may come. Kalidasa is even now, there is, the last person means the latest. So everything is, this is the final text, which is the Ananta Patha, and that is to be decided only by time. In the case of any work of art, any theatre production, any drama, I'm sure we jointly in each work have put in maximum effort, and it is very essential that such work should be continued in the case of other playwrights and authors and directors, so that we can make theatre a shared thing for the whole country. Malayalam theatre, where does it stand? Manipuri theatre, where is the actual, position it takes in the context of the changes in our country? It should happen, but this is not the forum to discuss that. We have again go to the academy or such institutions to do this work. Anyway, it's a first time I'm experiencing this, a book translated in Hindi. Without knowing Sanskrit, I started doing Sanskrit productions. Without knowing a single word in Hindi. In committees, I see at academy and all that blinking when they speak, members speak in Hindi. But like that, I started understanding the language, but speaking the language, difficult. And thinking in any other language, this is very important. Thinking in my mother tongue, in everybody, that is being lost in our country. Wherever whichever language you go. Malayalam experience I have. In the television, the ladies, mostly ladies speak and they cannot express an idea without using English word.
And you speak either in English or in your own language, which is impossible. For us also, you cannot, live for a day without the help of English as a stick walking. With the help of the stick, we work. I mean, it happens in my case also, everybody. My generation has learned it like that, studied it like that. But we purposely try to avoid use of English words when we think in Malayalam. Right word will come to you when you the whole thought is based on a language. Language is not that, what is known as language, it is much beyond language. Non-language also forms language. Because the way of life, style of living, the way how you walk, should all be there in the language. In Rathandi's language, as it is in his movements of his productions, there is a movement like, climbing, which he cannot avoid. It is given to him by virtue of the language, the Tena. Tena means the landscape. Chirapadikaram speaks of Tena, 5 Tenas, Ain Tena. Yeah, Neidal, plain, seashore, the hills, and then Mullai Tena is a forest up the hill. So this Tena has influenced the geographical feature of the land wherein you live. It influences your writing, it influences your speech. Why theatre alone? Theatre also is part of life, and that way we are all subservient to life. When we take inspiration from life, direct inspiration from life. And I hope this place will be interesting to you, at least to know about another in the right sense. Thank you for bringing out this volume. Thank you, Panikarji. Dear friends, now I will like to tell you something about the book. इसमें कौन कौन से मैंने कुछ तो बताया आपको, कुछ और बताया तो संक्षेप में, फिर अपन सेकंड सेशन शुरू करेंगे। सौभाग्य की बात है कि इसकी भूमिका श्री अशोक वाजपेयी ने लिखी है और एक बहुत बड़ा लेख उसका हमने अनुवाद नहीं किया। पणिकर जी ने लिखा अंग्रेज़ी में अपने अनुभवों को, और हमें लगा कि अगर हमने इसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। कुछ बहुत अच्छे ऐसे शब्द हैं जिनको के समानार्थक शब्द हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हमने इनसे अनुमति ली। इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और फिर हमने प्रकाशक से कहा, तो प्रकाशक ने कहा कि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा विशेष रूप से ऐसा हो जाने दीजिए। उन्होंने अंग्रेज़ी में छापा और जो इसके संपादक हैं उनकी एक भूमिका है और इसके 2 खंड हैं, पूर्ववाक, आभार, प्रकाशक का वक्तव्य और आमुख, और पन्नेकर जी का साइनर्जिक म्यूजिक। और जो नाटक हैं स्वप्न कथा, ये स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण भास के 2 नाटकों को ये ख्याल जब पन्नेकर जी के दिमाग में आया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए उन्हें कोई नाटक करना था और इन्होंने चाहा कि इन 2 नाटकों को मिलाकर एक नाटक किया जाए। और इस तरह के प्रयोगों को जो ज़रा कठिन होते हैं उनमें करने में ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने चुनौती स्वीकार की। बहुत ही ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ और बहुत अच्छा आनंददायक रहा। बहुत ही क्रिएटिव प्लेजर दिया इसने मुझे। फिर दूसरा नाटक उत्तर रामचरित, जिसके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया कि भवभूति का ये नाटक भवभूति का नहीं रहा, पन्नेकर जी का जो हाथ लगा तो बिल्कुल एक नई रचना, तो सब टेक्स्ट से भी कुछ आगे की चीज़, ओक पार्ट से भी, उसमें उदयन भाई ने एज ए पोएट, एज ए राइटर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके साथ बैठ कर के वहाँ पर रहे त्रिवेंद्र, और एक इस नाटक की पुनर्रचना के बाद पुनर्रचना फिर हुई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब
जो हम देखेंगे भी यहाँ पर इस समारोह में। फिर माया, माया भी एक बहुत ही आश्चर्य चूड़ामणि, शक्तिभद्र का नाटक आश्चर्य चूड़ामणि, उसका एक अंश, ये पनेकर जी की विशेषता है। तो कि कहीं से कुछ चीज़ जो है लगती है, अद्भुत लगती है, उससे खेलते हैं, रंग भाषा में खेलते हैं। तो जब ये माया वाली बात मुझे मालूम हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माया अब प्रकाशित भी हो चुका है और इसमें संकलित है। तैया तैयम, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए ये ओरिजिनल प्ले है पनेकर जी का, जो हम यहाँ मलयालम में देखेंगे। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए जब इन्हें हिंदी में करना था तो फिर इन्होंने मेरे गले में फंदा डाला और मैं राजी राजी उसके साथ एक बहुत ही सहज कलात्मक विवशता, जटिलता, लेकिन कलात्मक आनंद जो मुझे इसके समानार्थक, रिचुअलिस्टिक एक तय्यम रिचुअलिस्टिक फॉर्म है, उस पे जो इन्होंने जिस तरह से परत दर परत खोलते हुए इस नाटक बढ़ाया, वो भी मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। और ये फिर ये अनुवादनीय मलयालम से हिंदी में करते हुए मुझे लगा कि हिंदी में जो उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें जहाँ जो अनुष्ठान हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं उनको तलाश किया जाए। ये प्रक्रिया अवन हमारा कदम्मा में भी रही, पशु गायत्री में भी, तैया तैया, इनके जो ओरिजिनल प्लेस हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उसकी शायद सफलता का या रुचिकरता का कारण ये रहा हो। और फिर अपना अपना कदम तैया तैयम का कलिवेशम अगेन पनेकर जी का नाटक जो संस्कृत से आदरणीय राधा वल्लभ जी ने उसका अनुवाद किया, वो इसमें संकलित है। और फिर अपना कदम्बा बहुत ही पनेकर जी का बहुत ही प्रिय नाटक है। ये हिंदी में भी हुआ, भारत भवन में हुआ था सबसे पहले, अशोक जी ने करवाया था। और मुझे भी सौभाग्य मिला रिहर्सल्स वगैरह देखने का, बहुत ही अद्भुत था। और फिर स्थित है सूर्य, जो श्री जगदीश शर्मा जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने किया। बंधुओं, इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मैं अपने दोनों मित्र, जो एक मेरे गुरुजन आदरणीय राधा वल्लभ जी और दूसरे मेरे मित्र श्री उदयन वाजपेयी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पनेकर जी का तो है, क्योंकि उनके कारण ये पुस्तक सामने आ सकी और जिस तरह उन्होंने उत्साहवर्धन किया। और मैं याद करता हूँ श्री जगदीश शर्मा को, जिनके परिवार ने अब उस अनुवाद को इसमें प्रकाशित करने की अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे। दूसरा सेशन तो पहले ही हो गए, तो विमोचन हुआ, उसमें आज हम हमारा सौभाग्य एक ऐसे विषय पर, धीर गंभीर विषय पर, जिस पर सामान्यतः चर्चा नहीं होती, और अगर चर्चा होती है तो बड़े बड़े विद्वानों में एक शास्त्रीय चर्चा जैसी होती है, उस विषय के बारे में हमें अपने देश के रंगमंच के गौरव कहे जाने वाले व्यक्ति के मुंह से उनके विचार सुनने का मौका मिलेगा। तो सिद्धांत पक्ष और व्यापार पक्ष का अद्भुत संयोग होगा। दृश्य काव्य और सौंदर्य बोध, विजुअल पोएट्री एंड एस्थेटिक्स, ये सामान्यतः रंगकर्मियों के बीच चर्चा का विषय नहीं समझा जाता, दुर्भाग्य हमारा। इस विषय पर हमारे बीच पनेकर जी और रतन जी ने तो इस विषय पर आदरणीय कमलेश दत्त जी इनके विचार सुनकर सैद्धांतिक रूप से ऐसा आनंद आता था जब इनके नाटक देखते, तो समझ में आती है वो बातें। आज आपको उस विषय पर आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है कि रतन भाई हमारे बीच हैं, और मैं रतन जी से निवेदन करूंगा कि विस्तार से अपनी बात कहें आज इस विषय पर।
जो बहुत ही ये शब्दों के प्रति बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने नाटकों में भी और अपनी बातचीत में भी, बहुत ही मितव्ययी हैं। लेकिन जब भी अगर कोई विषय इनका प्रिय विषय होता है और फिर ये अगर बोलने लगते हैं तो फिर आनंद आ जाता है। हमारे बीच मिस्टर के जी पॉलोस